नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये रिव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ये मोटरसाइकिल काफ़ी वक्त से बाज़ार में है लेकिन हम इसका रिव्यू नहीं कर पाए। असल में होंडा से हमें बाइक्स ही बड़ी लेट मिली, लेकिन जैसे ही हमारे पास बाइक्स अवेलेबल हुई मैं ये रिव्यू लेकर के आपके सामने हाज़िर हूँ। और रिव्यू शुरू करने से पहले एक और छोटी सी गुजारिश है। YouTube के ऊपर हमारी रीच कुछ कारणवश कम हो गई है। शायद हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल रिव्यू करते हैं, इसलिए YouTube को ये पसंद नहीं आता है। तो आप जैसे लोग जिन्हें इस तरह के डिटेल रिव्यूज़ मोटरॉइड से पसंद हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इन वीडियोज़ को WhatsApp पर और Facebook पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों को हमारे बारे में बताएं, ताकि हमें कुछ मदद मिल सके और हम इसी तरह से डिटेल रिव्यूज़ आपके सामने लेकर के आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्नेट 2.0 का बहुत ही डिटेल्ड रिव्यू। और इस रिव्यू को शुरू में करूंगा हॉर्नेट 160 जो थी उसके साथ कुछ कंपैरिजन करके। हॉर्नेट 160 जो थी उसे होंडा ने आगे नहीं बढ़ाया। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हॉर्नेट 160 का BS6 वर्जन कब आएगा, तो वो आया ही नहीं। उसकी जगह ये 180 सीसी मोटरसाइकिल होंडा ने पेश कर दी। अब 160 के मुकाबले यहाँ पर क्या क्या नया है, क्या क्या बदलाव है, चलिए जल्दी से पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, हॉर्नेट 160 के मुकाबले यहाँ पर अब लेंथ ज़रा ज़्यादा है, विड्थ पहले जितनी ही है, हाइट ज़रा कम हो गई है और व्हील बेस जो है ये 9 mm बढ़ गया है। ग्राउंड क्लियरेंस 3 mm बढ़ के 167 mm हो गया है। सीट लेंथ, वहाँ पर आपके पास फुल लेंथ सीट थी, सिंगल सीट थी, यहाँ पर स्प्लिट सीट है और सीट की जो लेंथ है ये 5 mm कम हो गई है, 590 mm ही बची है। वेट 1 किलो बढ़ा है। फ्यूल टैंक 12 लीटर है, जो पहले जितना ही है। पहले कार्बोरेटर था, अब यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन है। पावर और टॉर्क ऑब्वियसली बढ़ गए हैं। कंप्रेशन रेशियो कुछ कम हुआ है, पहले 10:1 का था, अब 9.5:1 का है। पहले आपके पास किक और सेल्फ दोनों की ऑप्शन थी, अब आपके पास सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है। दोनों में ही 5 स्पीड गियर बॉक्स था। टायर्स यहाँ पर आगे अब ज़्यादा वाइडर हैं, यहाँ पर 110 सेक्शन टायर्स हैं, पहले 100 थे। पीछे पहले की तरह 140 सेक्शन टायर्स हैं। डिस्क ब्रेक सामने 276 mm, पीछे 220 mm, पहले की तरह ही। फ्रेम नया है लेकिन इसका लेआउट सेम है, ये भी डायमंड टाइप है। फ्रंट फोक्स यहाँ पर अब अपसाइड डाउन है, जो कि पहले से बेहतर है। पहले बल्ब थे यहाँ पर, अब लेकिन सब जगह LEDs हैं। और यहाँ पर बैटरी भी एक ऐसी चीज़ जो कोई आपको बताएगा नहीं। पहले यहाँ पर 4 एम्पियर आर की बैटरी थी, अब यहाँ पर 5 एम्पियर आर की बैटरी है। चलिए इसको इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से भी कंपेयर कर लेते हैं, यानी कि RTR 200 4V और पल्सर से भी। तो ये इस सेगमेंट की दूसरी सबसे लंबी गाड़ी है, ये सबसे नैरोएस्ट है, ये दूसरी सबसे टॉलेस्ट है और इसका व्हील बेस दूसरा सबसे लंबा है। सबसे लंबा व्हील बेस है पल्सर का। और वेट के मामले में 142 kgs के साथ ये इस सेगमेंट की सबसे लाइटेस्ट गाड़ी है। अगर आप इसे कंपेयर करें तो RTR जो है वो इससे 11 किलो हैवी है, और अगर आप इसे पल्सर से कंपेयर करें तो पल्सर इससे 14 kg हैवी है। फ्यूल टैंक इस सेगमेंट में सारी गाड़ियों का 12 लीटर्स है, लेकिन इसके टायर जो हैं ये इस सेगमेंट के सबसे वाइड टायर्स हैं। आगे का 110 सेक्शन टायर और पीछे का 140 सेक्शन टायर इस सेगमेंट का सबसे वाइड है। यहाँ पर आपको अगर आप देखे जाएंगे तो RTR में डुअल चैनल ABS मिलता है या सिंगल चैनल ABS मिलता है, लेकिन यहाँ पर सामने वाला ब्रेक जो है ये 276 mm का है, वहाँ पर ये आपको 270 mm का मिलता है। लेकिन पल्सर में आपको 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलता है। पीछे यहाँ पर आपको 220 mm का ब्रेक मिलेगा, पल्सर में आपको 230 mm का ब्रेक मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। अपाचे में भी 5 स्पीड गियर बॉक्स है, लेकिन पल्सर में 6 स्पीड गियर बॉक्स है। तो ये हो गया इसका कंपैरिजन 160 वर्जन के साथ और इसके समकक्ष जो दूसरी मोटरसाइकिल्स हैं उनके साथ। चलिए अब इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। और अगर आप इसे सामने से देखें तो यहाँ पर एक बड़ा ही रोबोटिक सा लुक दिया गया है, और कहना होगा कि ये जो गाड़ी है देखने में काफ़ी मस्कुलर, एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर लगती है। एकदम बिकनी फेड एलोंगेटेड यहाँ पर हेडलैम्प है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लिंकर जो हैं ये फुली LED हैं और ये बहुत सॉलिड बने हुए हैं। ऐसा लगता है ये कहीं नहीं जाएंगे, बहुत ही अच्छे से बने हुए LED ब्लिंकर्स हैं। होंडा की ब्रांडिंग है यहाँ पर। नीचे वाला जो लाइट है ये हाई बीम है, ऊपर वाला लो बीम है, और ये दो यहाँ पर आपको पोजीशन लाइट्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि DRL के जैसे भी काम करते हैं। ये हेडलाइट जो है 2 टोन है, ये बॉडी कलर्ड और ये ब्लैक। अगर आप फ्रंट फेंडर देखेंगे तो ये भी 2 टोन है, और यहाँ पर आपको ये मस्कुलर डिज़ाइन भी नज़र आएगा, बड़े ही शार्प एंगल्स नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो है ये अपसाइड डाउन फॉक्स, जो कि इस सेगमेंट में अकेले अपसाइड डाउन फॉक्स हैं, और ये देखने में बड़े ही शानदार लगते हैं और ये काम भी बहुत बखूबी करते हैं। अब हेडलाइट्स की जब मैं बात कर रहा था तो आपको ये भी बता दूं कि इसकी हेडलाइट जो है ये काफ़ी अच्छी है। इसका जो इंटेंसिटी है काफ़ी अच्छा है।
इसका स्प्रेड मेरे ख्याल से ज़रा और अच्छा हो सकता था, लेकिन ओवरऑल फॉर एन एलईडी इसकी लाइट जो है रात में अच्छे से काम करती है। सामने आपको 276 mm के पेडल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और यहाँ पर निसिन के कैलिपर्स हैं। हमने जब इस गाड़ी को चलाया तो इसकी ब्रेकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही रीअश्योरिंग ब्रेकिंग है। और सामने जो 110 mm के ये ज़ैपर FY2 टायर्स हैं, ये इसे बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करवाते हैं। मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं उनमें इस गाड़ी के जो टायर्स हैं इनकी ग्रिप सबसे ज़्यादा रिलायबल है और मुझे इस गाड़ी की जो ग्रिप है, इस गाड़ी की जो टायर्स हैं, ये बहुत अच्छे लगे। हालांकि ये गाड़ी इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर होंडा ने इसे अंडर टायर नहीं किया है और इससे इसकी हैंडलिंग और इसका जो एक रीअश्योरिंग ग्रिप है इस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे इसकी ब्रेकिंग और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी लगी। जब आप पीछे की तरफ आएंगे तो आपको ये बड़ा ही मस्कुलर और एक्सटेंडेड टैंक नज़र आएगा। यहाँ पर होंडा ने ख़ास ध्यान दिया है कि जो मोटरसाइकिल है इसको एक बड़ा ही स्पोर्टी फ्रंट फॉरवर्ड स्टांस मिले। यहाँ पर खूबसूरत होंडा की बैजिंग आपको नज़र आएगी और ये ग्रे कलर का आपको एक्सटेंशन नज़र आएगा जिसमें कुछ फॉ इनलेट्स भी हैं। यहाँ पर इनलेट है, यहाँ पर इनलेट है और इसके साथ ही बड़ी स्मूथ फ्लोई सी लाइंस हैं। यहाँ पर देखने में ये जो टैंक है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, बोल्ड सी बैजिंग है और ये जो नी रेसेसेस हैं यहाँ पर, ये भी आपको अपने नीज़ यहाँ पर बड़े अच्छे से फिट करने में मददगार साबित होते हैं। ये बहुत ही अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है, ऐसा नहीं लगता है कि आपकी नी जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छे से डिज़ाइंड है, तो आपको यहाँ पर बैठ करके काफ़ी रीअश्योरिंग सा फील आता है। ऐसा लगता है कि आप किसी बिल्कुल सही जगह पर बैठे हुए हैं। तो इसकी जो डिज़ाइन है न सिर्फ देखने में खूबसूरत है लेकिन ये काफ़ी फंक्शनल भी है। इसके अलावा ये सीट जो है ये स्लाइटली फर्म साइड पर है और ये सीट हाइट जो है ये है लगभग 790 mm। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आराम से यहाँ पर अपने हील्स ज़मीन पर गड़ा पा रहा हूँ। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच है, तो आप में से जो लोग छोटे कद के भी हैं वो इस पर बड़े आराम से बैठ पाएंगे। तो इस गाड़ी की एक्सेस बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इस पर बड़े आराम से बैठिए। आपकी हाइट अगर 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच भी है तो भी आप इस गाड़ी को मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा जो राइडिंग पोजीशन है ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगी। थोड़ा सा रेयर सेट फुटपैक पोजीशन है जो कि अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर आपको पल्सर और RTR 204V जैसे क्लिप-ऑन्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट हैंडल बार मिलेगी प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर स्टाइल में, जो कि थोड़ी सी कमिटेड है, ज़्यादा अपराइट नहीं है, थोड़ी कमिटेड है। लेकिन ये जो राइडिंग पोजीशन है ये बहुत अच्छी है। इस राइडिंग पोजीशन को यूज़ करके आप जब लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं तो आप थोड़ा बाहर अपने हाथों पर, थोड़ा शोल्डर्स पर, थोड़ा आपके बिहाइंड पर और थोड़ा अपने जो फीट हैं इन पर डाल करके लंबा डिस्टेंस आराम से तय कर सकते हैं। साथ ही अगर आप ख़राब रास्तों पर जा रहे हैं तो ये आपको ये अनुमति देता है कि आप पेग्स को राइड कर पाएँ। और ये जो हैंडल बार है ये ज़रा और ऊपर होता तो आप खड़े होकर के इसे और आराम से चला सकते थे, लेकिन शॉर्ट पैचेस पर अगर आपको रफ़ रास्तों पर निकलना है तो ये एक्सेसिबल है, बहुत ज़्यादा कमिटेड नहीं है। तो मेरे ख्याल से बड़ा ही बैलेंस्ड एक राइडिंग पोजीशन है, थोड़ा स्पोर्टी भी है लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है और आपको कंफर्टेबल रखेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सीट की बात करें तो थोड़ी फर्म साइड पे है लेकिन काफ़ी बड़ी अच्छी वाइड सीट है, आपको लंबे डिस्टेंसेस पर कंफर्टेबल रखेगी। यहाँ पर पीछे मोनोशॉक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्प्रंग सस्पेंशन नहीं है, थोड़ा फर्म साइड पर है। तो जो ज़्यादा ख़राब पैचेस आते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा महसूस होता है कि जो रफनेस है वो ट्रांसलेट हो रही है आपकी स्पाइन में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और इसकी हैंडलिंग जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल जो बैलेंस है मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा और सस्पेंशन मेरे ख्याल से सॉफ्टर साइड पे होता तो डे टू डे राइडिंग में भी ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर फिट एंड फिनिश देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्विच गियर है। यहाँ पर ये इंजन किल स्विच है, यहाँ पर हैज़र्ड लाइट्स, इलेक्ट्रिक स्टार्टर, यहाँ पर कोई किक है नहीं, मैंने आपको बता दिया है। ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर ऐसा है कि आप एक हल्का सा डैब करिए इसे और होंडा की जो क्वालिटी है वो इमीडिएटली आपको महसूस होगी। तुरंत ये इंजन जो है ये लाइफ में आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ी स्मूथ गाड़ी चला रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड कलर्स में यानी कि डार्क बैकग्राउंड के साथ ये एक फुल डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जहाँ पर आपको ऊपर टैको नज़र आएगा। 9,500 RPM पर जाकर के लिमिटर जो है कट इन होता है। यहाँ पर स्पीडो है, यहाँ पर आपको बैटरी वोल्टेज नज़र आएगा, यहाँ पर आपको जो गियर पोजीशन है वो समझ में आएगी और यहाँ पर आपको दिखेगा कि वक्त क्या हुआ है। फ्यूल गेज जो है ज़रा छोटी है यहाँ पर और ये टर्न इंडिकेटर्स आपको दोनों तरफ नज़र आ रहे होंगे। ये ABS लाइट है, न्यूट्रल, इंजन मेल फंक्शन और ये हाई बीम का लाइट भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ से आप टॉगल कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको ट्रिप A, ट्रिप B
और टोटल ओडोमीटर रीडिंग यहाँ से नज़र आएगी। और यहाँ से आपको अगर रीसेट करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन या फिर और दूसरे स्मार्टफोन से कनेक्टेड जो फीचर्स कुछ गाड़ियों में आजकल मिल रहे हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो ये यहाँ पर एक मिसिंग फीचर है, ये आप ध्यान रखिए। इसके अलावा ये जो मिरर्स हैं ये काफ़ी सॉलिड हैं, इनका जो मूवमेंट है काफ़ी रीअश्योरिंग है, ये मूव नहीं करते हैं, गाड़ी में वाइब्रेशन जनरली है ही नहीं। तो ये जो मिरर्स हैं ये काफ़ी स्टर्डी रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़रा और वाइड हो सकते थे। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने एल्बो इन करने पड़ रहे हैं। हालांकि ये टोटली यूज़लेस नहीं है, आपको पीछे का दृश्य दिखाई देता है, लेकिन ज़रा और वाइड होते तो ज़्यादा अच्छा होता। जो ग्रिप्स हैं ये बहुत सॉफ्ट हैं, इसका फ़ील बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि होंडा ने की ऑन टैंक दी है एक स्टाइलिंग फ़ीचर के तौर पर। यहाँ पर 12 लीटर का फ्यूल टैंक है और यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट स्टाइल फ्यूल लिड यहाँ पर आपको दी गई है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी सॉलिड बनी हुई है। इसके अलावा कुछ स्पोर्टी टचेस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉक कार्बन फाइबर फिनिश यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा यही जो फिनिश है पीछे जो फेंडर है यहाँ पर भी नज़र आएगा, यहाँ पर भी नज़र आएगा। तो ये एक फॉक कार्बन फाइबर फिनिश जो है ये दिया गया है एक स्पोर्टी लुक के लिए। और जो इसकी स्पाइन है ऊपर ये भी यहाँ पर ब्लैक में फिनिश की गई है ताकि एक टू टोन लुक जो है आपको बेहतर तरीके से मिल सके। यहाँ पर आपको एक होंडा का ब्रांडिंग भी नज़र आएगा। ओवरऑल यहाँ से आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड तरीके से बैठते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रीट फाइटर स्टांस जो होना चाहिए एक मोटरसाइकिल का, वैसा यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर लेफ़्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम और यहाँ पर डे फ्लैशर, टर्न इंडिकेटर और ये इसका हॉर्न है। अब चलिए हम लोग इस गाड़ी का एग्जॉस्ट भी ज़रा सुन लेते हैं। एग्जॉस्ट अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट का जो बेस्ट साउंडिंग एग्जॉस्ट है वो है RTR 200 4V का, बड़ा बेजी एग्जॉस्ट है उसका। इसका भी आप सुन लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा इसका एग्जॉस्ट जो है इसमें कुछ ज़्यादा बेस नहीं है, काफ़ी स्पोर्टी रेवी किस्म का एग्जॉस्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेजी नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्रोटी नहीं है। तो जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है इसका। एक स्टबी सा एग्जॉस्ट यहाँ पर देके रखा है जिसके ऊपर स्टील की हीट शील्ड आपको मिलेगी। सीट मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन पीछे वाली सीट जो है ये पहले जितनी अब कंफर्टेबल नहीं है और ये ज़रा ऊपर है। तो अगर आप पिलियन राइडर को लेकर के चल रहे हैं तो ज़रा ये ऊंची रहेगी, लेकिन टोटली अनयूजेबल नहीं है। इस पर अगर पिलियन राइडर बैठता है तो मीडियम डिस्टेंसेस के लिए बैठ सकता है। और ये ग्रैब रेल जो है इसके बीच में काफ़ी स्पेस है अपने फिंगर स्लिप करने के लिए, तो काफ़ी यूजेबल ग्रैब रेल है। तो अगर यहाँ पर पिलियन को आप बिठाएंगे तो आप छोटे डिस्टेंसेस, मीडियम डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस के लिए नहीं है। और महिलाओं को भी यहाँ पर अगर आप बैठा करके चलना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर उम्रदराज महिलाएं यहाँ पर बैठेंगी तो उन्हें बैठने में ज़रा तकलीफ़ होगी। तो उस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी टोटली अनयूजेबल भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप कुछ और डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये अंडर काउल नज़र आएगा। जो इंजन है ये पूरी तरह से ब्लैक्ड है, लेकिन ये फिन्स जो है ये ज़रा मशीन्ड है। ये ज़रा और सफाई से किए जा सकते थे मेरे ख्याल से, यहाँ पर ज़रा सफाई में कमी है। ये ऐसा लगता है कि ठीक से नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ज़रा और फिनिशिंग बेहतर हो सकती थी। उसके अलावा फुटपैक्स जो है ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये देखिए एक बड़ा ही सॉलिड पॉजिटिव फील आता है यहाँ पर। बहुत ही रीअश्योरिंग किस्म का एक क्लिक भी आपको महसूस होगा जब ये बंद और खुलते हैं। तो ये जो राइडर फुटपैक है ये सेमी फोल्डिंग है और ये आपका जो ब्रेक पेडल है ये भी काफ़ी सॉलिड बनाया हुआ है। इसके अलावा ये साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है और ये उस तरफ की तरह यहाँ पर भी फुटपैक्स सारी गाड़ियाँ पर बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। जो गंदे किस्म के साइड गार्ड्स आते हैं वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ साइड गार्ड है। यहाँ पर 1 डाउन 4 अप शिफ्ट पैटर्न है और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली हील शिफ्टर नहीं मिलता, केवल टो शिफ्टर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्रैश गार्ड आपको नज़र आ रहा होगा।
और अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर भी आगे की तरह LED ब्लिंकर्स और ये जो लाइट है ये भी LED है। और यहाँ पर जो नई होंडा की मोटरसाइकिल्स आ रही हैं उसमें जो X शेप आता है वो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर ब्रेकिंग जो है ये सिंगल चैनल ABS है, डुअल चैनल ABS यहाँ पर ब्रेकिंग नहीं है। 167 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस है जो सफिशिएंट है, लेकिन क्लास लीडिंग नहीं है। अगर ज़्यादा लोड करके आप इसे चलाते हैं और ख़राब बहुत ऊंचा बम्प आता है तो हो सकता है नीचे थोड़ा सा स्क्रब कर जाए। अगर आप व्हील्स देखेंगे तो 17 इंच व्हील्स हैं, अलॉयज़ हैं, और यहाँ पर आपको ये पिन स्ट्राइपिंग भी नज़र आएगी आगे और पीछे दोनों ही तरफ। यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो मिसिंग है उनकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्लिपर क्लच नहीं है जो कि आपको RTR 200 में मिलता है। और ये एक ऐसी फ़ीचर है जो मेरे ख्याल से उस गाड़ी को थोड़ा विशिष्ट बनाती है। RTR 200 में अब कुछ राइडिंग मोड्स वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की और ये गाड़ी चलती कैसे है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, रिफाइनमेंट कैसा है। अब सबसे पहली बात, इस इंजन के पावर और टॉर्क स्पेक्स क्या हैं। यहाँ पर आपको 17.26 PS की पीक पावर मिलती है 8500 RPM पर, और 16.1 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क मिलता है 6000 RPM पर। यहाँ पर इंजन कैपेसिटी है 184.4 सीसी की, और ये एक एयर कूल्ड इंजन है। अब चूंकि ये एक 184 सीसी इंजन है और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में इससे कम्पीट करती हैं कीमत के मामले में, वो प्रॉपर 200 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं, तो पावर और टॉर्क यहाँ पर कम है। अपाचे RTR 200 में आपको 20.5 PS की पीक पावर, इनफैक्ट जो नया वहाँ पर राइडिंग मोड्स वाला वर्जन आया है वहाँ पर 21 PS की पावर मिलती है और 16.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। और अगर आप इसे कंपेयर करें पल्सर 200 से, जो कि एक लिक्विड कूल्ड गाड़ी है, तो वहाँ पर आपको 24.5 PS की पावर मिलती है और 18.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। लेकिन ये जो गाड़ी है इसका कर्ब वेट इस सेगमेंट में सबसे कम है, और इस गाड़ी का इंजन जैसे ही आप इस गाड़ी पर बैठते हैं और इसे रेव करते हैं आपको महसूस होता है कि ये एक होंडा है। काफ़ी रेवी, काफ़ी स्पोर्टी एक फीलिंग आती है, आपको ऐसा लगता है इंस्टेंटली कि आप एक बड़ा ही वेल इंजीनियर्ड सा इंजन चला रहे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो ज़रा कम है और आपको ऐसा लगता है कि आप बड़ा ही डी स्ट्रेस्ड किस्म का इंजन चला रहे हैं। ये गाड़ी स्ट्रेस्ड फील नहीं करती है, बड़ी कंफर्टेबल रहती है ऑल द वे टू इट्स रेड लाइन जो कि 9500 RPM पर है। अब हम लोग अगर इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो इसका जो स्पीड है हर गियर में वो मैं आपको पहले बताता हूँ। फर्स्ट गियर में 39 किलोमीटर्स पर आवर तक जाती है, सेकंड गियर में ये 67 किलोमीटर्स पर आवर तक जाती है, थर्ड गियर में 90 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ गियर में 110 किलोमीटर्स पर आवर, और फिफ्थ गियर में अगर आपको एक सफिशेंटली लॉन्ग स्ट्रेच मिल जाए तो स्पीडों के ऊपर ये आपको 130 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड दिखाएगी। अब ये ऑब्वियसली इस सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फॉर अ 180 सीसी आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इस गाड़ी का। इसका एक्सेलरेशन जो है ये बहुत ही रिएश्योरिंग है, ऑफ द लाइन ये बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट करती है, और इसका जो लो कर्व वेट है वो इसके पावर टू वेट रेशियो को एक काफ़ी हेल्दी पावर टू वेट रेशियो बना देता है। तो ये काफ़ी स्प्राइटली लगती है, काफ़ी अलाइव लगती है। और अगर आप ट्रैक्टेबिलिटी की भी बात करें तो ये काफ़ी ट्रैक्टेबल इंजन है, निचले स्तर से भी ये काफ़ी अच्छी ट्रैक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट एज लो एज 1000 RPM ये इंजन जो है डाई डाउन नहीं करता है। हालांकि थोड़ी नॉकिंग आपको ज़रूर महसूस होगी, लेकिन कुछ गाड़ियां जो स्प्लटर होकर के बंद हो जाती है वैसे नहीं होता है, नीचे से भी धीरे धीरे पुल करता रहता है। हालांकि नॉकिंग अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इसे 2000 RPM के ऊपर रखना होता है। अगर आप स्पीड्स की बात करें, हर गियर में कितनी सबसे लोएस्ट स्पीड पर ये पुल कर सकता है, तो सेकंड गियर में 12 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड गियर में 18 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ गियर में 25 किलोमीटर्स पर आवर, और फिफ्थ गियर में 30 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड्स पे ये गाड़ी पुल कर लेती है। तो ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की। आप इसे सिटी में जब चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे लो एंड टॉर्क वाली गाड़ी चला रहे हैं। वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इसे एकदम अपनी लिमिट पर लेकर के जाते हैं तो बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल किस्म की बज़ आपको महसूस होगी कुछ हद तक फुटपैक्स पे, टैंक के आसपास, लेकिन ये टोटली नेग्लिजिबल है और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जो कि मेंशन की जाए। ये इंजन बहुत ही स्मूथ लगता है। कुछ और चीज़ों की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको बताया 2000 RPM के बाद में ये इंजन जो है ये नॉक फ्री हो जाता है और उसके बाद बहुत ही लीनियरली पुल करना शुरू करता है। लेकिन 6000 RPM के आसपास आपको एक स्टेप अप महसूस होगा पावर में, पावर प्रॉपर्ली बन जाएगी और उसके बाद 9500 RPM जहाँ पर इसका रेड लाइन है वहाँ तक ये इंजन आराम से पुल करता है। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा कि इंजन रेजिस्ट कर रहा है। क्रूजिंग के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि ये गाड़ी कितनी स्पीड पर क्रूज़ कर सकती है।
तो अगर आरपीएम के लिहाज से हम लोग बात करें तो 5th गियर में 100 किलोमीटर्स पर आवर की जो स्पीड है ये लगभग 7000 आरपीएम पर ये गाड़ी अचीव करती है, मतलब 2500 आरपीएम फिर भी आपके पास बाकी बचेगा। और अप टू 105 किलोमीटर्स पर आवर तक 5th गियर में ऐसा लगता है कि ये कंफर्टेबल है, स्ट्रगल नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। तो इसकी क्रूजिंग स्पीड 105 है, जो कि दूसरी 200 सीसी मोटरसाइकिल से ज़रा कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छी एवरेज स्पीड मेंटेन करने के लिए ये काफ़ी अच्छी स्पीड है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसकी राइडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो आप इसे अगर लंबे डिस्टेंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप स्ट्रेस नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं। ये राइडिंग पोजीशन जो है ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अब हैंडलिंग की भी अगर आप बात करेंगे तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से काबिले तारीफ़ है। और जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो कुछ चीज़ें जो आप महसूस करते हैं वो ये है कि पहली बात, बहुत ही स्टडली, बहुत ही सॉलिड बनी हुई गाड़ी है। आप इसे जब हार्श ब्रेकिंग को सब्जेक्ट करते हैं या फिर बहुत तेज़ एक्सेलरेशन या फिर एकदम रेड लाइन पर भी लेकर के जाते हैं तो बड़ी स्टडी, बड़ी टॉट, ऐसा लगता है कि ये गाड़ी जो है ये बहुत ही लंबे वक्त तक चलने के लिए बनी हुई है। तो जो बिल्ड क्वालिटी है ये आपको इमीडिएटली समझ में आएगी। जो रिफाइनमेंट है, जो एक टिपिकल होंडा इंजीनियरिंग है, ये डेफिनेटली आपको महसूस होती है। जब आप इसे गिरा करके उठाते हैं, कॉर्नर्स पर तेज़ चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको महसूस होता है कि जो ग्रिप है टायर से बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टीयरिंग जो है ये यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा शार्प है, तो लॉन्ग स्वीपिंग कॉर्नर्स पर भले ही ये दूसरी गाड़ियों जितनी ज़्यादा स्टेबल ना लगे, लेकिन सिटी में फ्लिकेबिलिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है और ग्रिप बहुत अच्छी है। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। जब आप इसे तेज़ी से ब्रेक करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बड़ी रीएश्योरिंग सी गाड़ी पर बैठे हुए हैं। जब आप इसको अपनी टॉप स्पीड पर भी लेकर के जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये गाड़ी जो है ये रुकने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट करेगी। तो जो एक रीएश्योरिंग फील आता है आपको मोटरसाइकिल पर, वो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में आपको बहुत ज़बरदस्त तौर पर आएगा। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो दूसरी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में उनके मुकाबले ये ज़रा ओवर इंजीनियर्ड है, क्योंकि पावर यहाँ पर ज़रा कम है, लेकिन ये शैसी जो है, ये सस्पेंशन जो है अपसाइड डाउन फोक्स के साथ में और इन वाइड टायर्स के साथ में ये बहुत ही केपेबल है। तो अराउंड कॉर्नर्स आपको जिस तरह का एक रीएश्योरिंग फील आता है वो उसे बड़ा ही एन्जॉयबल मोटरसाइकिल बना देता है। अगर आप एक इंटरमीडिएट स्टेज में हैं जहाँ पर आप बेसिक से आगे बढ़ चुके हैं और आप अपनी राइडिंग को होन करना चाहते हैं तो एवरीडे मोटरसाइकिल के साथ साथ ये आपको एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग टूल भी देगी और आप अपनी राइडिंग को बहुत अच्छे से होन कर सकते हैं। बहुत ही डिपेंडेबल और बहुत ही एन्जॉयबल इस गाड़ी का हैंडलिंग है। आपको इस गाड़ी को चला करके वाकई में बहुत ही मज़ा आएगा। अब एक और जो ज़रूरी बात है वो है फ्यूल एफिशिएंसी, और ARAI नंबर्स हमारे साथ यहाँ पर शेयर नहीं करे गए हैं, लेकिन इस गाड़ी की एवरेज एफिशिएंसी लगभग 40 kmpl तक आपको मिलेगी। 40 kmpl तक की फ्यूल एफिशिएंसी इस तरह के परफॉर्मेंस के लिए मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, कंप्लेंट वर्दी नहीं है। और सिटी और हाईवे के मिक्स में अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिकली नहीं चला रहे हैं तो आपको 40 से ज़रा ज़्यादा भी फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो हाईलाइट्स क्या हैं, इसका रिफाइनमेंट, इस गाड़ी का जो हैंडलिंग है, इसका जो ब्रेकिंग है, इसका बिल्ट टू लास्ट फील है, और ओवरऑल एक होंडा है तो आपको जो मन की शांति मिलेगी यहाँ पर वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस गाड़ी को चला करके आपको ऐसा फील आता है कि आप बड़ा ही क्वालिटी प्रोडक्ट चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक चिंताजनक बात है वो ये है कि इसकी प्राइस ज़रा ज़्यादा कर दी है होंडा ने, और 1.26 लाख एक्स शोरूम के साथ इस गाड़ी की जो कीमत है 200 सीसी मोटरसाइकिल्स के द्वार पर जाकर के नॉक करती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ज़रा डिफरेंस होना चाहिए था ताकि इस गाड़ी को जो लोग खरीदना चाहते हैं उन्हें एक ज़्यादा बड़ा इंसेंटिव मिले। अगर आप इसे कंपेयर करें TVS Apache RTR 200 4V से, जो कि काफ़ी फीचर पैक्ड गाड़ी है, वहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है, वहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उसके साथ ही स्लिपर क्लच मिलता है, काफ़ी केपेबल मोटरसाइकिल है। तो उसकी कीमत सिर्फ इससे 1000 रुपये ज़्यादा है। इनफैक्ट वहाँ पर जो सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है उसकी कीमत इससे कम है। अगर आप इसे कंपेयर करें बजाज पल्सर 200 NS से भी, जो कि एक लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है, तो उसकी कीमत भी इससे सिर्फ 3000 रुपये ज़्यादा है, और वहाँ पर आपको पावर और टॉर्क यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखने जाएंगे तो ये ज़रा महंगी लगती है मोटरसाइकिल। लेकिन अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं जो कि एक इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मेकर द्वारा बनाया गया हो, जो कि सालों साल आपका साथ निभाए, तो इस मोटरसाइकिल को कुछ वक्त चला लेने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये मोटरसाइकिल ख़रीद सकते हैं। अगर आप को होंडा की जो इंजीनियरिंग प्रोग्रेस है उसकी कद्र है, अगर आपको अपनी गाड़ी में रिफाइनमेंट, लॉन्ग लाइफ, माइलेज और बेहतरीन हैंडलिंग चाहिए तो ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वालिटी भी प्रोवाइड करी गई है। कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग हैं और उसके लिए मेरे ख्याल से कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो फीचर्स यहाँ पर होने चाहिए थे। बट ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत सॉलिड है और इसे चला करके आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा।
यहाँ पर आपको 3 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है प्लस 3 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। और कलर्स की अगर यहाँ पे बात करें तो आपको 4 कलर्स मिलते हैं, पर्ल इग्नियस ब्लैक, मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक, मैट मार्वल ब्लू मेटालिक, मैट सांग्रिया रेड मेटालिक, और इन सब के अलावा एक नया रेप्सोल एडिशन कलर जो कि एडिशनल कलर है वो भी अब होंडा ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो दोस्तों ये है होंडा की हॉर्नेट 2.0 जहाँ पर आपको मिलती है लाजवाब इंजीनियरिंग और एक बड़ा ही रीएश्योरिंग फील। कुछ फीचर्स यहाँ पर मिसिंग हैं और कीमत भी ज़रा ज़्यादा है, लेकिन इस ब्रांड के भी अपने बहुत से दीवाने हैं और मेरे ख्याल से जो लोग होंडा की इनहेरेंट क्वालिटीज़ को पसंद करते हैं उन्हें ये कीमत ज़्यादा नहीं लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे पाया, लेकिन हमेशा की तरह अगर आपके फिर भी कुछ सवाल बाकी बच गए हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिए, मैं उन सवालों के जवाब पर्सनली आपको दूंगा। और जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए। हो सके तो ये वीडियो अलग अलग मेथड्स के द्वारा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।